घटना 13 नवंबर 2018 की है। तृप्ति जय तेलवानी जिस समय अपने 3 साल के बेटे के साथ पुणे शहर के थाना चिखली पहुंची, उस वक्त दोपहर का 1 बजने वाला था। महिला एसआई रत्ना सावंत उस समय किसी पुराने मामले की फाइल देख रही थी। घबराई और रोती हुई तृप्ति जब उनके पास पहुंची तो वो समझ गई थी कि इसके साथ कुछ जरूर गलत हुआ है। उन्होंने तृप्ति को सामने कुर्सी पर बैठाकर उससे इत्मीनान से बात की। इसके बाद जो तृप्ति ने बताया वह बेहद ही दिल दहला देने वाला था, लेकिन कहानी के अंत में जब केस का खुलासा हुआ तो उसने सबको चौंका दिया। क्या बताया तृप्ति ने और क्या था केस का पूरा रहस्य, यह हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बटन आपके सामने है और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर तृप्ति की पूरी कहानी है क्या। तृप्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैडम, मेरा नाम तृप्ति जय तेलवानी है। मैं चिखली के घरकुल इलाके की साईं अपार्टमेंट सोसाइटी में पति के साथ रहती हूँ, कहकर तृप्ति फिर से रोने लगी। एसआई रत्ना सावंत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, देखिए आप रोइए मत, आपके साथ जो भी हुआ है मुझे विस्तार से बताएं ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रत्ना सावंत की सहानुभूति पर तृप्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तृप्ति की बात सुनकर एसआई रत्ना सावंत चौंक पड़ी। वह उसी समय पुलिस टीम के साथ मौके की ओर रवाना हो गई। इसकी सूचना उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी थी। एसआई रत्ना सावंत अपनी टीम के साथ जब मौके पर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मृतक जय तेलवानी के माता पिता और अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस जब बेडरूम में पहुंची तो बेड पर जय तेलवानी का शव पड़ा हुआ था। माँ बाप और अन्य लोग उसके शव के साथ लिपट कर रो रहे थे। एसआई रत्ना सावंत ने जब लाश का निरीक्षण किया तो उसके गले पर फंदे का निशान देखकर उन्हें पहली नज़र में मामला आत्महत्या का लगा। एसआई रत्ना सावंत ने मृतक की पत्नी तृप्ति जय तेलवानी से इस संबंध में जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइलाज बीमारी से परेशान थे। उन्हें ब्लड कैंसर था। आज सुबह जब मैं 11 बजे अपने बच्चों को लेने स्कूल गई तो ये सब ठीक थे, लेकिन जब स्कूल से लौटी तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। कई बार डोरबेल बजाने के बाद और आवाज़ देने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला और ना कोई आहट हुई तो मैं घबरा गई। मैंने दूसरी चाबी लाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई। जय गले में साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से लटके हुए थे। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी फ्लैट में आ गए। उन्होंने पति को नीचे उतारकर बेड पर लिटा दिया और अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस भी मंगा ली, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की जांच में आत्महत्या के निशान तो मिल रहे थे, लेकिन आत्महत्या का कारण समझ नहीं आ रहा था। तृप्ति तेलवानी अपने बयान में जिस लाइलाज बीमारी की बात कर रही थी, उस बीमारी के संबंध में वह यह भी नहीं बता सकी कि जय का किस अस्पताल में इलाज चल रहा था। यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। जब मृतक को ब्लड कैंसर था तो उसका किसी अस्पताल में इलाज तो चल ही रहा होगा, और फिर अगर इलाज नहीं चल रहा था तो फिर ये बात भी हैरान करने वाली थी कि उसका इलाज किसी अस्पताल में कराया क्यों नहीं जा रहा था, और फिर बिना जांच कराए यह कैसे पता चला कि जय को ब्लड कैंसर है। इसी दौरान थाना प्रभारी बालाजी सोनटके मौका वारदात पर पहुंच गए। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। मौका मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने मृतक के घर वालों से इस बारे में पूछताछ की। इसके बाद वह थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद
थाना प्रभारी बालाजी सोनटके ने मौके की कार्यवाही पूरी करके जय तेलवानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के सेसून डॉक अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एसआई रत्ना सावंत को सौंप दी। एसआई रत्ना सावंत ने मृतक जय तेलवानी की कैंसर की बीमारी के संबंध में आस पड़ोस के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्हें व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही जानकारी मिली थी कि जय तेलवानी को ब्लड कैंसर है, लेकिन यह बात जय तेलवानी ने नहीं बताई। वह तो एकदम स्वस्थ दिखता था। अगले दिन पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कोई जिक्र ही नहीं था। इसका मतलब यह था कि सोशल मीडिया पर जय तेलवानी को कैंसर रोगी होने की बात किसी ने एक सोची समझी साजिश के तहत फैलाई थी। यह बात फैलाकर किसे लाभ हो सकता है? पुलिस इसकी जांच में जुट गई। इसी दौरान जय तेलवानी के माता पिता पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी बालाजी सोनटके को बताया कि उनके बेटे की आत्महत्या की जिम्मेदार उनकी बहू तृप्ति ही है। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख तृप्ति की तरफ मोड़ दिया। तृप्ति पर नज़र रखकर जांच अधिकारी उस वीडियो की तलाश में जुट गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वीडियो में जय तेलवानी को कैंसर रोगी बताकर आर्थिक सहायता की मांग की गई थी। बताया जाता है कि यह वीडियो देखकर जय तेलवानी मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। चूँकि वह भले चंगे स्वस्थ थे और किसी ने उनका कैंसर रोगी का वीडियो बना लिया। यह वीडियो क्लिप जांच अधिकारी रत्ना सावंत को भी मिल गई। पुलिस की आईटी टीम ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता लगा कि तृप्ति ने ही इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक पर अपलोड किया था। तृप्ति के खिलाफ सबूत मिल गया तो पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। वीडियो के आधार पर जब तृप्ति तेलवानी से पूछताछ की गई तो पहले तो वह साफ मुकर गई, लेकिन बाद में उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। 21 वर्षीय तृप्ति तेलवानी ने बताया कि अपनी महत्वाकांक्षा और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वह पुणे के छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी। उसने अपने दोस्तों और सहेलियों के बीच अपना एक क्रेज़ बनाकर रखा हुआ था। कॉलेज समय में नित नए फैशन के कपड़े पहनना, दिल खोल कर पैसे खर्च करना उसका शौक़ बन गया था। उसके इस अनाप शनाप खर्च की मांग पर माँ बाप हमेशा ही परेशान रहते थे। उन्हें चिंता इस बात की भी थी कि आगे चलकर इस लड़की का क्या होगा। वह तृप्ति को समझाने की काफ़ी कोशिश करते थे, पर तृप्ति ने माँ बाप की सलाह को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। तृप्ति के लक्षणों को देखते हुए माँ बाप ने 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी पिपरी चिचवड़ पुणे के रहने वाले देवीदास तेलवानी के बेटे जय तेलवानी के साथ कर दी। यह 2017 की बात है। जय तेलवानी उस परिवार का इकलौता बेटा था। तृप्ति को बहू के रूप में पाकर देवीदास और सभी घरवाले बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था कि तृप्ति के सुंदर चेहरे के पीछे उसकी कितनी गंदी सोच छुपी हुई है। इसका एहसास उन्हें धीरे धीरे होने लगा था। 25 वर्षीय जय तेलवानी सीधा साधा सा युवक था। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने एक रिश्तेदार के प्लम्बिंग बिजनेस में सहयोगी था। आज़ादी के साथ रहने वाली तृप्ति को ससुराल जेल की तरह लगती थी। वह वहाँ से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगी तो सास ने उसे समाज की मर्यादा का पाठ पढ़ाया। उसने सास की सीख न सिर्फ हवा में उड़ा दी, बल्कि वह उनसे अब झगड़ने भी लगी थी। बात बात पर वह जय तेलवानी के माँ बाप और परिवार वालों से लड़ बैठती थी, जिसे लेकर जय परेशान हो जाता था। जब वह तृप्ति को समझाने की कोशिश करता तो वह सीधा सा जवाब देती, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारे माँ बाप और परिवार वालों के साथ नहीं। आखिरकार रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आकर जय के परिवार वालों ने तृप्ति जो चाहती थी वही कर दिया। उन्होंने उसे चिखली के साईं अपार्टमेंट घरकुल सोसाइटी में एक किराए का फ्लैट लेकर दे दिया। अब तृप्ति पूरी तरीके से आज़ाद थी। उसके मन में जो आता वह करती थी। अनाप शनाप खर्चा, पार्टी और सहेलियों दोस्तों के साथ कंपटीशन करना, यह उसकी आदत में शुमार हो गया था। इस बीच वह एक बच्चे की माँ भी बन गई थी।
फिर भी उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया था। वह जब तृप्ति को समझाने की कोशिश करता तो वह यह कहकर उसे चुप करा देती कि भगवान ने ज़िंदगी दी है तो ऐश करो। तृप्ति का मन घर के कामों की बजाय सोशल मीडिया पर अधिक लगता था। वह फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने नए पुराने मित्रों के साथ चैटिंग में लगी रहती थी। पति से नई नई फरमाइश करती थी। नहीं मिलने पर वह उससे झगड़ा करती। लाचार जय किसी तरीके से उसकी मांगें पूरी करता। पैसे ना होने पर वह दोस्तों से पैसे उधार लेता और इसके चलते वह कर्जदार भी हो गया था। लाखों रुपए का कर्जदार होने के बावजूद भी तृप्ति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। हर रोज़ नए नए फैशन परस्त कपड़े पहनकर वह अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचकर उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालती और यह दिखाने की कोशिश करती कि वह भी किसी से कम नहीं है। इसके लिए जब पति मना करता तो वह जैसे झगड़ा करके मारपीट पर उतर आती थी। इतना ही नहीं, वह पति पर व्यंग कसते हुए कहती, तुम्हारी तरह मेरे दोस्त और सहेलियां भिखारी नहीं हैं। वे सब मेरे फ़ोटो को लाइक करते हैं और मुझसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर बातें भी करते हैं। देश विदेश की शेयर करते हैं, वहाँ के खूबसूरत फ़ोटो भेजते हैं। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? देश विदेश तो छोड़ो, कभी पुणे तक में नहीं घुमाया। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुम्हें क्या देखा था। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुमने मेरे शौक़ पूरे कराने की हैसियत जो जिम्मेदारी ली थी, वह जिम्मेदारी की तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। तृप्ति, जब तुम यह सब जानती हो तो हैसियत से बड़े सपने क्यों देखती हो? हमारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे दोस्तों जैसी तो नहीं है। मैं एक मामूली इंसान हूँ। तुम्हारे लिए मैं लाखों रुपए का कर्ज तो पहले ही ले चुका हूँ, अब और कर्ज नहीं ले सकता, जय तेलवानी बोला। इस बात पर तृप्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पति के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, चुपचाप रहो मूर्ख इंसान, तुम क्या जानो सपना होता क्या है। तृप्ति के इस व्यवहार से जय सन्न रह गया। उसे तृप्ति से ऐसी आशा नहीं थी। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कड़वा घूंट समझकर पी गया। उसने सोचा, बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, बदनामी तो उसी की ही होगी। लेकिन उसकी इस चुप्पी से तृप्ति का हौसला और बुलंद हो गया। वह आए दिन जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाती थी। इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया पर अपने पति की बुराई कर सहानुभूति भी बटोरती थी। उसने और ज़्यादा सहानुभूति पाने के लिए अपना टिकटॉक अकाउंट खोला और उस पर नई नई वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी, बिना यह सोचे कि आगे चलकर इसका नतीजा क्या होगा। तृप्ति का सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव होना जय और उसके परिवार वालों को बुरा लगता था। तृप्ति पति पर बुरी तरीके से हावी हो चुकी थी। ऊपर से सोशल मीडिया में जय की जो बदनामी हो रही थी वह अलग बात थी। जय ने जब जब पत्नी को समझाने की कोशिश की तब तब वह भड़क जाती थी। कहती थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा मैं सब समझती हूँ, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, तुम लोग हमारे बीच में ना ही पड़ो, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगी तो फिर बाद में पछताओगे। तृप्ति की आत्महत्या करने की धमकी से जय और उसका पूरा परिवार डर गया। तृप्ति अपने दोस्तों के साथ नए नए वीडियो तैयार करती और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती और उससे उसे सहानुभूति तो मिलती ही थी। अकाउंट में अच्छा खासा पैसा भी आ जाता था, जिन्हें वह अपने शौक और यार दोस्तों के साथ पार्टियों में खर्च करती थी। घर और परिवार की बदनामी से तृप्ति का कोई लेना देना नहीं था। हद तो तब हो गई जब एक दिन तृप्ति ने जय से बड़ी रकम की मांग कर दी। उसने पैसे देने में असमर्थता जताई तो तृप्ति ने योजना बनाकर अपने पति पर एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में उसने पति को ब्लड कैंसर का मरीज बताया। फिर उस वीडियो में उसने किसी दूसरे की आवाज़ डाल करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ ही उसने आर्थिक मदद करने का भी अनुरोध किया। इससे तृप्ति को ढेर सारी सहानुभूति तो मिली, साथ ही उसके अकाउंट में काफ़ी पैसा भी आया। लेकिन इससे जय को जिस मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी सारे दोस्तों और नाते रिश्तेदारों में काफ़ी बदनामी हुई। पत्नी के इस कृत्य से वह अपनों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि अब वह लोगों की नज़रों में कैंसर का एक मरीज बन गया था जो लोगों से इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। लोग उसे सहानुभूति की नज़रों से देखते और धीरज भी बंधाते थे। वह उस बीमारी को लेकर जी रहा था जिसका उसे पता भी नहीं था। वह तृप्ति के व्यवहार से बुरी तरीके से टूट गया था और अंत में
उसने एक दिन दहला देने वाला निर्णय ले लिया। अपने माँ बाप को फ़ोन पर बात करने के बाद जय ने मौत को गले लगा लिया। जय तेलवानी के परिवार वालों की शिकायत और सोशल मीडिया की जांच पड़ताल पर एसआई रत्ना सावंत ने तृप्ति से पूछताछ कर उसे विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध भावंती की धारा तो 306 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया और जहां से उसे यरवदा जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इतनी दिल दहला देने वाली है कि एक औरत अपने ही घर को कैसे बर्बाद कर देती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। मैं ये नहीं कहती कि सपने नहीं होने चाहिए, सपने होने चाहिए। ज़िंदगी में चीज़ों को हासिल करने के अरमान भी होने चाहिए, लेकिन गलत तरीक़ों से तो नहीं ना। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो कड़ी मेहनत करके कीजिए, काम करके कीजिए, क्योंकि सपने आपने देखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में किसी की हत्या करके या किसी को आत्महत्या पर उकसाने के बाद अपने सपने पूरे किए जाएं, क्योंकि अंजाम सुखद तो नहीं होता, जैसा कि इस केस में हुआ। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी में आपके कमेंट्स, आपके मेल और मेरे जवाब का सिलसिला। तो मेरे पास सबसे पहले जो मेल आया है वो है अरुण द्विवेदी जी का। अरुण द्विवेदी जी ने कहा है कि आज उनका जन्मदिन है और वो स्टोरी को रेगुलर सुनते भी हैं और उन्हें अच्छी भी लगती हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद अरुण जी कि आप कहानी को रेगुलर सुनते हैं। और सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी उम्र 100 साल से भी ऊपर हो। इसके बाद मेरे पास कमेंट आया है आरती पराशर का। आरती पराशर ने कमेंट किया है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है, तो आपके बेटे के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उसको लंबी उम्र दे और तहे दिल से धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही मेरे पास कमेंट आया है अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी ने कमेंट किया है कि आपकी कहानियाँ प्रेरित करती हैं और ये सलाह देती हैं कि हम जुर्म से कैसे सावधान रह सकते हैं। तो अभिषेक जी, मेरा तो मकसद ही यही है क्राइम स्टोरी सुनाने का, कि ताकि आप लोग उससे सबक ले सकें कि कैसे कैसे क्राइम दुनिया में हो सकते हैं और उन क्राइम से हम कैसे कैसे बच सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल की जस्ट अभी स्टार्टिंग ही है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।